हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने पेट के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 16 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट सेकंड में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एस मनी। एस मनी कंपनी द्वारा वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई लॉन्च किया गया है। एस मनी ने यूपीआई 123 पे भुगतान और पहनने योग्य एटीएम कार्ड लॉन्च किया है। यूपीआई 123 पे भुगतान लोगों को फीचर फ़ोन का उपयोग करके स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के बिना कैशलेस लेन देन करने की अनुमति देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव भारत के दो पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है और यह भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। वहीं दूसरी ओर मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव जनसंख्या क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट है। वहीं रूस की राजधानी मास्को, मालदीव की राजधानी माले और बहरीन की राजधानी मनामा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस। भारत के शीर्ष निजी सामान्य बीमा कंपनियों में से एक बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गणेश मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 मई। भारत में श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 ईस्वी से हुई, जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से अधिक न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उदयपुर। उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। उदयपुर को ही पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से डैश एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आइजोल। आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है और मिजोरम की स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुई थी। बाकी के तीनों ऑप्शंस देश के केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। वहीं चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। फिर क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने वर्ष 1909 ईस्वी में गुजराती भाषा में लिखी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 11, हरित लेखांकन का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना। यह राष्ट्रीय आय के आकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पाद की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की क्षय लागतों को राष्ट्रीय आय में से घटाया जाता है और इन प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति हेतु किए गए प्रयासों पर आई लागतों को भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में समायोजित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मणिपुर में। संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में प्रत्येक वर्ष 21 से 30 नवंबर तक मनाया जाता है। इस महोत्सव का नाम वहाँ के राज्य पशु संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है और इस महोत्सव का प्रारंभ वर्ष 2010 में हुआ था। इसका आयोजन राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 to 17 तक के लिए हिंदी का एक अनुच्छेद दिया गया है और इस अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो ये रहा वो अनुच्छेद, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 है, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 15, ये नेता येन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। फिर क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। फिर क्वेश्चन नंबर 18 to 22 तक के लिए एक और अनुच्छेद दिया गया है और इस अनुच्छेद को पढ़कर भी पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये रहा वो अनुच्छेद। और क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 20, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी,
आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि और आत्मविश्वास। फिर क्वेश्चन नंबर 22, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 टू 27 तक के लिए एक टेबल दिया गया है और इस टेबल को देखकर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने थे। तो ये रहा वो टेबल और क्वेश्चन है, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 89। फिर क्वेश्चन नंबर 24, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 442। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गणित। फिर क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 78%। फिर क्वेश्चन नंबर 27, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 28 टू 32 तक के लिए एक और टेबल दिया गया है और इसको भी पढ़कर पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो इंस्ट्रक्शन है, निम्न तालिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूर्व के वर्षों में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित हजारों में 5 प्रकार की कारों ABCDE की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये टेबल दिया गया है जिसमें ABCDE 5 प्रकार के कारों का विभिन्न वर्षों में जो भी निर्माण हुआ है वो दिखाया गया है। तो क्वेश्चन है, वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 10.87%। फिर क्वेश्चन नंबर 29, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निम्नलिखित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ए। फिर क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4.35%। फिर क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 53.5%। फिर क्वेश्चन नंबर 33 टू 37 तक के लिए एक पाई चार्ट दिया गया है और इस पाई चार्ट को देखकर पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो इंस्ट्रक्शन है, निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये रहा पाई चार्ट और एक बुक को पब्लिश करने में कितने एक्सपेंडिचर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो ये दर्शा रहा है। अब क्वेश्चन है कि संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 34, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 40 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 35, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 रुपये है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 387.02।
फिर क्वेश्चन नंबर 36, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 20%। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 16,480 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 38 टू 42 तक के लिए एक लाइन ग्राफ दिया गया है और इसको देखकर भी जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने हैं। तो अभी तक हम लोग जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन देख रहे हैं सारा डीआई से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, निम्न रेखा ग्राफ एक कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 2003 में। फिर क्वेश्चन नंबर 39, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 450 करोड़। फिर क्वेश्चन नंबर 40, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी से निर्यात था तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 325 करोड़। फिर क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 4। फिर क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जो डेटा है वो अपर्याप्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अहिंसा। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। उनके नवरत्नों में शामिल धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, घटखरपर, कालिदास, बेताल भट्ट, वररुचि, वारामिहिर उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए खिलजी। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक खिलजी राजवंश ने शासन किया। खिलजी वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 46, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। फिर क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए लोथल। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। यह भारत के गुजरात राज्य में भुगवा नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज सन 1955 से 63 में रंगनाथ द्वारा की गई थी। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिज़ाइन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिज़ाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया था जो बंगाल के विभाजन के खिलाफ था। फिर क्वेश्चन नंबर 49, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1919। खिलाफत समिति का गठन
मार्च 1919 में बम्बई में हुआ था। खिलाफत समिति का गठन हकीम अजमल खान, मौलाना आज़ाद, अली भाइयों और हसरत मोहानी के नेतृत्व में किया गया था और महात्मा गांधी की सलाह पर खिलाफत समिति ने असहयोग की नीति अपनाई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 50, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 6। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। यह दिल्ली में स्थित था तथा भारत का पहला उच्च न्यायालय था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। भारतीय संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गोयर थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप पेट के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।